लाइव बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सुपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको देहरादून की तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस संबोधन में। आप लोग जाएंगे, अभी राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, आप दिल्ली जाएंगे, तो आपको थोड़ा परिवर्तन दिखाई देगा कि जहाँ आप रहते हैं वो देवभूमि है और देवभूमि की अपनी विशिष्टता क्या है। यहाँ अनेक स्थानों पर आज भगवान सूर्यदेव महीने महीने भर तक दर्शन नहीं देते और हमको रोज दर्शन देते हैं। हम यही दिल्ली में जाते हैं एनसीआर में, तो कितने लोगों को, कल आदमी सविता कपूर जी मेरे पास आई थी, हालांकि ये तो शादियों में, बारातों में, रात में इनके पाला पड़ गया होगा, ठंड में घूम रही होंगी, तो इनको सर्दी लग गई थी, खांस रही थी। तो मैंने अचानक इनसे पूछा, कहीं आप दिल्ली तो नहीं गई थी? क्योंकि जो लोग जो हमारे यहाँ से जाते हैं, आप लोगों को पता है ना, वहाँ का जो प्रदूषण है बहुत ज्यादा है। EQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो बहुत ज्यादा बताता है। और वहीं हम उत्तराखंड आ जाते हैं तो बिल्कुल हमारा 50, 60, 40, 30 इस प्रकार का होता है। और मैं कल तो यहाँ उसी मठ को रात्रि को मैं रुका था सारी गाँव में, वहां का तो पता ही नहीं लग रहा था, इंडेक्स बिल्कुल 0 के आसपास घूम रहा था। तो ये सब हमारी विशेषताएं हैं। और क्या है, जैसे अब ओंकारेश्वर भगवान का मंदिर है उसी मठ में, तो बहुत सारे लोग उनकी जानकारी में नहीं होगा कि जब भगवान जो है कपाट खुलते हैं बाबा केदार, तो 6 महीने वहां रहते हैं। कहाँ? जहाँ उनका स्थल है, जहाँ मंदाकिनी है, जहाँ सरस्वती है, जहाँ हिमालय है। और जब कपाट बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने भगवान का निवास स्थान कहाँ हो जाता है? उसी मठ में, ओंकारेश्वर मंदिर में। यानी कि अब जो लोग भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो कपाट बंद हो गए हैं, लेकिन कपाट बंद होने के बाद भी भगवान विराजमान है। शीतकालीन गद्दी है, उस गद्दी के दर्शन करेंगे तो कोई मैं धर्म के विषय में बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भगवान का दर्शन करने से वही पुण्य फल उनको जो वहां प्राप्त होता है यहाँ भी प्राप्त होगा। तो हमने कहा कि भाई आइए आप, हमारे यहाँ बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बहुत सारे स्थान हैं। जैसे हमारा जोशीमठ है, भगवान बद्रीनाथ जी वहां जाते हैं, नरसिंह भगवान वहां विराजमान है। ऐसे ही हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, खट्टाली, अनेक स्थान ऐसे हैं। पैठानी में हमारे क्या राहु का स्थान, राहु देवता का जो क्या मंदिर है, राहु मंदिर है एकमात्र। अल्मोड़ा में हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है, कटापल, अनेक स्थान हैं। और उन सबके बारे में आप मतलब और लोगों को तो सबको जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये जो हमारे 190 छात्र एवं छात्राओं का चयन हुआ है और आप सब मेधावी हैं, आपको इस दल में सम्मिलित होने का अवसर इसलिए मिल रहा है कि आपने अपनी मेधा का प्रदर्शन किया है, आपने उत्कृष्टता प्राप्त की है। इसके लिए उत्कृष्टता के नाते पूरा उत्तराखंड का एक एक स्थान, एक एक विशिष्टताएं, एक एक देव स्थान, एक एक डेस्टिनेशन, हमारी प्रमुख नदियां, हमारे प्रमुख हिम शिखर, हमारे वन, ये सारे आपके ध्यान में होने चाहिए। और ये आपके लिए ऐसा होना चाहिए जैसे कि बैठा हुआ है, कोई कुछ पूछे, यहाँ से निकला, वहां से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, आपने ऐसे बता दिया जैसे कि आपके ध्यान में ही चल रहा हो। और ध्यान और भी करिए, यानी कि नहीं रुकना है, लेकिन इसको करना है। ठीक है, करेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छा। क्योंकि ये शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम आप सबकी सोच को नए आयाम देने के साथ ही आपके व्यक्तित्व के विकास में भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। जैसे घूमने फिरने से, जाने से, विवेकानंद जी जब शिकागो सम्मेलन में, चंद्रशेखर जी आप तो जानते हैं, जब वो शिकागो सम्मेलन में गए थे
आप सबको पता है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने तो सीधी तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी जो है वो ननूर खेड़ा देहरादून में कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान जहाँ पर लोग मौजूद थे, जो अधिकारी थे, उनको संबोधित करते नजर आ रहे थे। इसके बीच आगे बढ़ जाएंगे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जो है वो ग्रीष्मकाल में ही आयोजित की जा रही थी। लंबे समय से शीतकाल में भी 4 धाम यात्रा आयोजित करने की मांग बढ़ रही थी। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला किया। प्रदेश में अब ग्रीष्मकालीन के साथ साथ शीतकालीन में भी 4 धाम यात्रा का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में भगवान केदार का पूजा अर्चन के साथ साथ 4 धाम यात्रा की विधिवत घोषणा की है। इसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि शीतकाल 4 धाम यात्रा को लेकर सभी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से सभी तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं और सभी तरह के सकारात्मक पहल और प्रयास किए जा रहे हैं। ऋषिकेश 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है और यहीं से सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। हम लोग ये जानते हैं कि वर्षों से हमारे इस प्रदेश में जो 4 धाम है उनमें ग्रीष्मकालीन जो यात्रा चलती थी, शीतकालीन यात्रा नहीं चलने के कारण आप जानते हैं सिर्फ 5 या 6 महीने लोग, चाहे उसके रोजगार से संबंधित बात करें, दर्शनों से संबंधित बात करें, तो ऐसा लगता था कि ये यात्रा सिर्फ 5-6 महीने की। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया, सरकार ने निर्णय लिया कि इसे हम 12 महीने यात्रा भी कराएंगे और भगवान शिव के दर्शन भी, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो शीतकालीन जो पूजा होती है वो भी नियमित होती है, तो उसके दर्शन का लाभ आम श्रद्धालु दे सके, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए शुरुआत की है और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये शुरुआत होगी तो जहाँ भगवान श्री के दर्शन होंगे वहाँ हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, वो चाहे रोजगार से संबंधित यदि मैं बात करूँ, बसों से संबंधित हो गए, मकैनिक से संबंधित हो गए, ढाबा, होटल, चाहे पानी, इस प्रकार के जो भी व्यवसायी है उससे संबंधित रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे और क्योंकि देवभूमि में एक अच्छा अवसर हमारे पूरे देश के या विश्व के लोगों को मिलेगा, इसके रूप में बहुत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और दूसरे धर्मों के ऊपर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर इन दिनों देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो किए हैं। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि देश भर के लोग एकजुट हो और बांग्लादेश का कड़ा विरोध करें। शादाब शम्स ने कहा है कि जब सभी प्लेटफॉर्म्स में बांग्लादेश का विरोध होगा तो उसे सबक मिल पाएगा और वहां रह रहे अपने भाइयों को हिंसक घटनाओं से निजात मिल पाएगी। देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर वहां के अल्पसंख्यक समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, खुलेआम उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मुझे लगता है हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समाज चुप क्यों है? वो आगे क्यों नहीं आ रहा है? उसको आगे आना चाहिए। जो विभत्स कांड हो रहे हैं, ये इतनी घिनौनी हरकतें, जहां एक तरफ मातम करते हैं यहाँ के लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर, जरा सा कुछ हो जाता है, जहां हजारों लोग मार दिए गए, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मेरा विनम्र निवेदन है कि लोगों को आगे आना चाहिए, भारत के लोगों को आगे आना चाहिए और देश की सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि किसी भी कीमत पर बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए और वो जो वहां हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसे रोका जाए। मैं ये कहता हूं कि जिस तरह से बांग्लादेश का जन्म भारत के कारण हुआ और इस वक्त बांग्लादेश एक जमात इस्लामी के खूनी पंजे में जकड़ा हुआ है और वहां कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, खासकर हिंदू समाज को टारगेट करके हिट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हमें यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को यहाँ दर्द होता है, जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, अगर वहाँ
कुछ लोग मर जाते हैं, जहां हजारों लोगों की हत्या की जा रही है, उनका कत्ल किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसके लिए मुस्लिम समाज को भी आगे आना चाहिए और इसकी खुलेआम इसका विरोध करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। ये वक्त है कि आप मानवाधिकारों की बात करें, ये वक्त है जब आप बताएं कि नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर किसी का कत्ल होता है तो इंसानियत का कत्ल है, हम उसके खिलाफ हैं। आज ये वक्त है और मुझे लगता है कि इसके लिए जो लगातार देश के अंदर भी अपने आप को तथाकथित अल्पसंख्यकों को हितैषी बताते हैं, वो आज उनकी जबानें खामोश हैं। उस जबानें खामोश नहीं रहनी चाहिए, उन जबानों को आज अल्फाज की जरूरत है। और मैं ये अनुरोध करूंगा कि पूरे देश को एकजुट होकर एक साथ एक लाइन पे आगे आना चाहिए और इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इस पे कड़े फैसले सरकार को लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, हम वसुधैव कुटुंबकम के मानने वाले हैं। पूरी दुनिया में अगर कहीं इंसानियत पे जुल्म होता है तो भारत के लोगों को तकलीफ होती है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले में, इस मुहिम में, अब मानवाधिकार दिवस भी आ रहा है 10 तारीख को, सब लोग आगे आएं और कहें कि ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए पूरा देश एक साथ पूरी दुनिया को दिखाई। धर्म यात्रा महासंघ के बैनर तले आज महाराणा प्रताप चौक पर कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों के उत्पीड़न, उनकी निर्मम हत्याओं, बहु बेटियों के साथ अमानवीय व्यवहार, हिंदुओं के मकानों में तोड़फोड़ और आगजनी, भारतीय उत्पादों का बहिष्कार आदि अनेकों ऐसी घटनाओं से अवगत करवाया गया। धर्म यात्रा महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी संपूर्ण विश्व में सभी धर्म के लोग घोर निंदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धर्म यात्रा महासंघ महानगर काशीपुर और क्षेत्र में निवास करने वाले हजारों सनातन धर्म रक्षक बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ हो रहे अत्याचारों और अमानवीय जो काम हो रहे हैं उनकी कड़े शब्दों में घोर निंदा कर रहे हैं। हमारा परिवार है, सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जैसी परंपरा को मानने वाले लोग हैं। ऐसे में यदि कहीं भी कोई अत्याचार होता है, किसी के साथ होता है, तो उसकी आवाज उठाते हैं। और आज बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके विरुद्ध आज आवाज उठा रहे हैं और इसीलिए समस्त समाज यहाँ पर हम सरकार से मांग करते हैं कि बांग्लादेश में हो रहे मानवता की हत्या को रोको। ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है और बांग्लादेशी मंदिरों को थोड़ा दिन ब दिन तोड़ा जा रहा है, उससे हिंदू का जो अत्याचार हो रहा है उसके संबंध में ये हमारे सभी की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। बांग्लादेश की जो हिंदू सरकार है उसके खिलाफ उसका प्रतिरोध किया गया है। उससे मान लीजिए कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उन हिंदुओं को सुरक्षित करने के लिए वहाँ पे बांग्लादेश की फोटो बड़े किए जाए तो हिंदू बहुल क्षेत्र को हिंदू राज घोषित करके बांग्लादेश की फोटो बड़े किए जाए। और जो बांग्लादेश की सरकार है उसको बर्खास्त कराने के लिए हम जो यूनाइटेड स्टेट से मांग करेंगे, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसमें कार्रवाई करें। रविवार दोपहर बाद अचानक बदले मौसम के मिजाज के साथ ही चारों धामों सहित हर्षिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। वहीं निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई और चक्राता में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई। इस साल बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अमूमन नवंबर महीने से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसकी जगह केवल सूखी ठंड पड़ने से बच्चे और बड़े सभी सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार की चपेट में है। वहीं काश्तकार भी सेब सहित अन्य फसलों के उत्पादन को लेकर चिंता जताने लगे थे, लेकिन रविवार दोपहर बाद मौसम बदलने से स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित जनपद के तमाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रविवार को सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। गंगोत्री यमुनोत्री हर्षिल घाटी में हल्की बर्फबारी से काश्तकारों को खुशी हुई। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय सहित तमाम निचले इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। इसके साथ ही तापमान में भारी गिरावट आने से शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। विगत कई दिनों से खिली चटक धूप के बीच में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट बदलनी शुरू की।
जिसके चलते जिले के तमाम क्षेत्रों में बादल छा रहे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित मां गंगा के शीतकालीन पड़ाव मुखबा गांव आदि उच्च हिमालय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम क्षेत्र का तापमान करीब 0 डिग्री तथा जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। तापमान में आई भारी गिरावट के साथ ही पूरे जनपद में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में सीजन के पहले हिमपात जो है उसके बाद कहीं न कहीं लगभग 12 साल बाद मसूरी में दिसंबर महीने में इस तरीके की बर्फबारी हुई। कल शाम से ही मसूरी में मौसम के बदलने से ठंड का होना शुरू हो गया था और देर रात 2 बजे शुरू हुई बर्फबारी सुबह 5 बजे तक जारी रही। हालांकि हल्की बर्फबारी निचले इलाकों में भी देखने को मिली। वहीं मसूरी की सबसे ऊंची पहाड़ी लाल डब्बा पर 2 से 3 इंच तक बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के होने से न सिर्फ स्थानीय नागरिकों बल्कि व्यापारी वर्ग के चेहरे भी खिल उठे हैं। बर्फबारी देखने अच्छी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पर आने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो पानीपत पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। पहले सुनिए क्या कुछ संबोधन में उनके द्वारा कहा गया। बात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गर्व की बात है कि अब हरियाणा में लिंगानुपात की दर 871 से सुधरकर 916 हो गई है। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तरह प्रधानमंत्री जी बीमा सखी योजना को भी सफल बनाने का गति से काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महिला उत्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की प्रेरणा से सूत्र हैं। उन्होंने महिला शिक्षा के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डटकर काम किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पानीपत की पावन भूमि से की गई नई शुरुआत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और विकसित भारत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने विकसित भारत के 4 स्तंभ माने हैं, महिलाएं उनमें से एक हैं। आपने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधान पालिका में 33% आरक्षण दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने हरियाणा में महिलाओं के उत्थान के लिए और भी ठोस कदम उठाए हैं। आपने हमें प्रदेश में 5 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया है। अब तक हमने हरियाणा में 1,45,773 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम वो किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए हमने राज्य में 500 स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों को घर के नजदीक ही उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा में हर 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज खोले गए हैं। पिछले 10 वर्षों में आपके ही दिशा निर्देश में
77 सरकारी कॉलेज हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। इनमें से 32 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हरियाणा प्रदेश में खोले गए हैं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके ही दिशा निर्देश में हमने हर घर हर गृहिणी योजना में गरीब परिवारों में को हर महीने केवल 500 रुपया मिल। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। चमोली में बद्रीनाथ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीते दिन जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में बूंदाबांदी होने से कड़ाके की ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ चुका है। चीन सीमा क्षेत्र के माना पास, गस्तौली, बाड़ाहोटी, सुमना क्षेत्र में देर शाम से बर्फबारी हो रही है। यही हाल हेमकुंड साहिब क्षेत्र का भी है। वहीं बर्फबारी होने से पर्यटन से जुड़े व्यवसायों के चेहरे खिल उठे हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिर सूखे पहाड़ एक बार फिर से बर्फ से लकदक हो चुके हैं। बद्रीनाथ, हेमकुंड, फूलों की घाटी, औली और जोशीमठ में झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड में लगभग 4 इंच तक बर्फबारी जो है वो हुई है और 4 इंच तक बर्फ जम चुकी है। वहीं औली में 2 इंच, जोशीमठ में 1 इंच बर्फ अभी तक जम चुकी है। इस वर्ष अभी तक पूरा पहाड़ी क्षेत्र सूखे की मार झेल रहा था। मौसम में आए बदलाव के बाद बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के द्वारा जहां 8 और 9 दिसंबर को भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया था, वहीं पर मौसम विभाग का अनुमान सही साबित हुआ और जौनसा और बाबर के पहाड़ी क्षेत्र, चक्राता के ऊंचाई वाले इलाके लोखंडी में 8 तारीख की शाम से ही हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी चक्राता में भी देखने को मिल सकती है। हेलो एवरीवन। जिलाधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड सवीन बंसल ने सीईओ स्मार्ट सिटी का चार्ज संभालते ही विकास भवन सभागार में आयोजित प्रथम बैठक की। बैठक में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा की गई। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत अधिकतर कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा वर्तमान में ग्रीन बिल्डिंग का कार्य संचालित है। जिलाधिकारी ने सख्त लहजे में एसीओ स्मार्ट सिटी को स्पष्ट किया कि स्मार्ट सिटी के प्रति जनमानस में बनी धारणा को सकारात्मक में बदलना लक्ष्य है। जनमानस की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरे प्रोजेक्ट इस दिशा में पूरी टीम कार्य करे। जिलाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने निर्माणाधीन ग्रीन बिल्डिंग का वर्क प्लान, लेबर प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी काशीपुर के निर्देशन में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह और तहसीलदार पंकज चंदौली ने काशीपुर नगर और ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और उद्यमियों के साथ भू कानून को लेकर एक मीटिंग की। बैठक के दौरान भू कानून पर किसानों और उद्यमियों से सुझाव मांगे। इस दौरान किसान नेता टीका सिंह सैनी ने कहा कि भू कानून से पहले सरकार को 250 मीटर भूमि खरीदने की जगह 500 मीटर भूमि खरीदने का प्रस्ताव दिया जाए। इसके साथ ही बाहरी लोगों को भूमि खरीदने का अधिकार दिया जाए जिससे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट हो सके। वहीं पर किसान नेता कुलदीप सिंह सीमा ने कहा कि सरकार को अपनी मंशा भू कानून पर लेकर स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा किसान आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मीटिंग के दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशन पर भू कानून को लेकर एक मीटिंग का नवीन कृषि मंडी में आयोजित किया गया है। इसमें लोगों से मांगे गए सुझाव को उनके द्वारा जिलाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। तो भू कानून की बात कई महीने से चल रही है। ये मुख्यमंत्री के दिमाग में कुछ गलत बात चल रही है और ये सारी जनता प्रदेश की समझ चुकी है कि इसमें कुछ बड़ा संशोधन ऐसा करने वाले हैं कि जो भूमि से संबंधित मुख्य रूप से किसान है, तो किसान बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है। ये संशय लोगों के अंदर है कि ये अधिकांश लोग ये कहने लगे हैं कि ये शायद सीलिंग लिमिट घटाना चाहते हैं। सीलिंग लिमिट जो 12.5 एकड़ जमीन की खेती करता है किसान, आज वो भी प्रॉफिटेबल नहीं है क्योंकि मशीन का युग है। आज हल बैल वाला तो रहा नहीं। आज बड़े जो किसान हैं वही कुछ सर्वाइव कर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं वो तो बेचारे बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए हैं। तो ये आज इसका किसानों ने विरोध किया है कि सीलिंग लिमिट अगर घटाने की मंशा है तो किसान उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा हमारे सारे क्षेत्र में
भाजपुर में लोगों ने किया, यहाँ काशीपुर में भी किया। यहाँ के पहले तो ये था कि जो इन्होंने भू कानून बनाना था, उसके लिए भी अपनी आउटलाइन सुन देते कि हमें ये करना चाहिए, इसमें हम ये परिवर्तन करना चाहते हैं। लेकिन वो कोई बात नहीं ले, ये हमारे जानने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रचार 1-1.5-2 महीने से बहुत हो रहा है। तो यहाँ सरकार जो है ये अपनी जमीन की जो लिमिट है 12.5 एकड़ थी और 18 एकड़ इरीगेटेड, तो वो जो मतलब है उसके लिए अगर हुआ, उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई, किसान इसके लिए बहुत विरोध करेगा, जिसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार जो है ये अपनी आमदन बढ़ाने के लिए ऐसे जरिए बनाए जिससे किसान को उठान भी और किसके जरिए बढ़े। यहाँ क्या है, बिजली देखो उत्तर प्रदेश में जो है सरकार फ्री दे रही है किसान की इरीगेशन के लिए। यहाँ हर बात इसके पैसा और 400 बढ़ाया जा रहा है, कभी कुछ उसके ऊपर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। तो ऐसा है कि ये तो किसान बर्बाद करने के लिए, किसान बर्बाद नहीं होगा, देश पर प्रदेश पर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ एक बैठक की गई, जिसमें किसान यूनियन की तरफ से, बार की तरफ से, इंडस्ट्रियल की तरफ से और जो प्रॉपर्टी डेवलपर होते हैं, कॉलोनाइजर हैं, सबके साथ एक बैठक की गई। जो वर्तमान में हमारी लैंड रिलेटेड कानून है, जैसे जो हमारे वर्तमान में कानून चल रहे हैं, तो ये चर्चा की गई। इसमें और आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या इसमें बदलाव चाहते हैं? तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।